नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर 22 जिले 22 खबर पर डालते हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को 106 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। गुरुग्राम में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज भी नए 106 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और अब आंकड़ा 6,900 को पार कर चुका है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बढ़ते हुए मामलों पर अंकुश कैसे लगाया जाए। वहीं राहत की बात ये रही कि आज 80 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए आखिरकार शहर में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि बाहर निकलें तो एहतियात के तौर पर जो मास्क लगाकर बाहर निकलें, साथ ही साथ सैनिटाइज करें। और इसके अलावा जो मॉल खोले गए थे या व्यावसायिक गतिविधियां जो चलाई गई थी उस पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। उधर अंबाला में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब कोरोना के 105 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई हैं और इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग और तेज कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने अंबाला के लोगों को पूरे तरीके से अलर्ट रहने का संदेश दिया। वहीं रेवाड़ी में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के 70 नए मामले सामने आए और अब तक कोरोना से रेवाड़ी में 7 मौत हो चुकी है। रेवाड़ी में कोरोना का एक बार फिर ब्रेक फेल हो गया है। इसी कड़ी के अंदर आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले जो रेवाड़ी ग्रीन जोन में आता था, अब कोरोना संक्रमितों का बढ़ता हुआ आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सामने 70 नए मामले आए हैं और 7वीं मौत भी हो गई है। इसी के साथ यहाँ का आंकड़ा जो है वो 707 हो गया है, जबकि 414 लोग ठीक हो चुके हैं और अब 282 एक्टिव केस रह गए हैं। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, देशा में देश हरियाणा, जिस दूध दही का खाना। अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं अपने खान पान के कारण से हुए हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण से हुए हैं। और इंडिया न्यूज़ भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। इंडिया न्यूज़ भी आपकी सुरक्षा की कामना करता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। उधर पंचकुला में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। पंचकुला जिले में पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना के मामले सामने आए हैं, यानी पंचकुला में कोरोना बम एक बार फिर फूटा है। और यह मामले ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों से निकलकर आए हैं, मतलब खतरे की घंटी है। 3 महिलाएं जो है वो सिर्फ सेक्टर 26 पंचकुला से हैं। टोटल यदि देखा जाए तो 4 महिलाएं सामने निकल कर आई हैं और इसके अलावा 6 मेल हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। आइसोलेशन करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बात की जाए तो पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने भी इसकी पुष्टि की है। पंचकुला में लगातार जो है मामले अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप लोगों से हरियाणा इंडिया न्यूज अपील करता है कि सजग रहें, सशक्त रहें और खुद को बचाकर रखें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला। कुरुक्षेत्र जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 9 नए मरीज सामने आए हैं और 14 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सोमवार को कोरोना पॉजिटिव 9 केस मिले, जबकि कल रविवार को 8 पॉजिटिव केस मिले थे। जिला सिविल सर्जन विभाग द्वारा देर से जारी बुलेटिन में दावा किया गया है कि कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस की रिकवरी में सुधार हो रहा है। वह जिले में मरीजों के ठीक होने का ग्राफ भी काफ़ी अच्छा है। सोमवार को 14 व रविवार को 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल व कोविड सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार कुरुक्षेत्र में अब तक अप्रैल माह से 207 पॉजिटिव केस मिले हैं,
जिनमें से 155 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 51 एक्टिव केस अभी भी कुरुक्षेत्र जिले में शेष हैं। अनलॉक 2 के पश्चात लोगों ने भी कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में भीड़ पुराने दिनों की तरह देखी जा रही है। अधिकांश लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के साथ साथ मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग भी भूलते जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, वह बचाव में ही बचाव है। यदि लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। उधर टोहाना में भी कोरोना ने आतंक मचा रखा है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने 7 को फतेहाबाद रेफर किया है। इससे पहले इसी परिवार के आशा वर्कर महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही विभाग ने कंटेनमेंट जोन बनाकर सर्वे की तैयारियां शुरू कर दी है। और अब खबर जींद के सफीदों से, जहां 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन से राहत की सांस ली है। पिछले सप्ताह सफेदों में आए 9 कोरोना के पॉजिटिव केस के बाद जहां लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी, अब राहत वाली खबर सफेदों के लिए है। जो 9 लोग पॉजिटिव आए थे, उनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब उनमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो कि पॉजिटिव है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जो सैंपलिंग है वो बढ़ा दी है। कल भी सैंपल भेजे गए थे और आज भी 42 नए सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जो पॉजिटिव परिवार पाया गया था उसके आसपास के लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है। विभाग का मानना है कि अब जिस प्रकार से रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं तो उनको आशा है कि जो सैंपलिंग जब हम बढ़ाएंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि अभी मामले कितने कम या ज़्यादा होने हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि सफेदों के लिए राहत की बात है। अब जो लोग नेगेटिव मिल गए हैं, कम से कम उस एरिया में उनको नहीं लगता कि इस प्रकार के केस मिलेंगे। आपको बता दें कि सफेदों में एक बार पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें, जब सैंपल भेजे गए थे और एक ही परिवार के एक लड़का जो कि पानीपत और दिल्ली से टच था, उसके बाद जो वो पॉजिटिव मिला तो उसके बाद उसके परिवार के दूसरे लोगों के भी सैंपल जब किए गए तो परिवार के एक साथ 8 अन्य लोग भी पॉजिटिव मिल गए थे, जिसकी वजह से चिंता की लकीरें बढ़ गई थी। लेकिन अब विभाग कहता है चिंता जैसी कोई बात नहीं है। अब नॉर्मली टेस्ट लिए जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि इस प्रकार के जो केसेज हैं वो कम से कम हों। कैमरे से सुनील के साथ सत्यदेव शर्मा। भिवानी में पीटीआई का धरना लगातार जारी है। इस दौरान पीटीआई को कई कर्मचारी संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार 29 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे 1983 पीटीआई का आंदोलन अब तेजी पकड़ता जा रहा है, गति पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पहले सांसदों के आवासों का घेराव किया गया था, ज्ञापन पत्र प्रेषित किए गए थे और आज जो है सत्ता पक्ष के विधायकों के आवासों का घेराव कर उनको ज्ञापन दिया गया है। कंसेंट ली गई है कि किस प्रखरता से वो उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हालांकि पीटीआई शिक्षक अब कह चुके हैं कि बहाली के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। जिस तिथि में उनको पदमुक्त किया गया था, रिलीव किया गया था, उसी तिथि से उनको बहाल किया जाए, अन्यथा आंदोलन आर पार की लड़ाई के बाद ही खत्म होगा। साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया है कि अब 18 तारीख को खाप पंचायतें और सर्वजातीय खाप के बैनर तले एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति अख्तियार की जाएगी। साथ ही साथ अगर विधानसभा के घेराव तक की बात सामने आई तो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात साफ तौर पर ये पीटीआई कह चुके हैं कि अब टेस्ट किसी भी सूरत में नहीं देंगे, किसी भी सूरत में अब इंटरव्यू नहीं देंगे। उसी तिथि से उनको बहाल किया जाना चाहिए जिस तिथि से उनको रिलीव किया गया था। बहरहाल अब शहमात के इस खेल में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आंदोलन अब आर पार की लड़ाई के आगाज के साथ शुरू हो चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का धरना 29 दिन से चल रहा है। शिक्षकों ने लघु सचिवालय से रोष मार्च निकाला और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर बेवजह नौकरी से हटाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने आकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और उनके समक्ष सरकार का पक्ष रखा।
वहीं कहतल में भी पीटीआई शिक्षकों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक लीलाराम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा और बहाली की मांग की। कहतल में पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज पीटीआई अध्यापकों और अन्य संगठनों ने सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए प्रेम चौक होकर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर प्रदर्शन किया और वहां पर कमलेश ढांडा राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद जब कमलेश ढांडा राज्य मंत्री से बातचीत की गई तो राज्य मंत्री ने बताया कि जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रख दी गई है और मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और जो भी आगे फैसला होगा जो पीटीआई अध्यापक है उनके हक में ही फैसला आने की उम्मीद है और अच्छा ही फैसला आएगा। उसके बाद फिर जो पीटीआई अध्यापक है प्रदर्शन करते हुए कहतल के विधायक लीलाराम की कोठी पर वहां पर पहुंचे। वहां पर निवास का घेराव भी किया गया और उनको भी ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो शिक्षा मंत्री के समक्ष आपका ज्ञापन देकर आपकी मांगे रखेंगे और जल्द से जल्द आपकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। कहतल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। महेंद्रगढ़ के टिड्डी प्रभावित गांव के खेतों में जायजा लेने सामाजिकता और न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव पहुंचे और किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया। जिला महेंद्रगढ़ के किसानों के लिए इस बार टिड्डी दल एक नई आफत बनकर आया है। आपको बता दें कि राजस्थान के रास्ते जिला महेंद्रगढ़ के अंदर टिड्डियों ने प्रवेश किया और उसके बाद में विभिन्न गांवों के अंदर इन्होंने उत्पात मचाया। जिस तरह से जो टिड्डी दल है महेंद्रगढ़ जिले में अब तक 7 बार आ चुका है, जिसके बाद में इन्होंने विभिन्न गाँव जिनमें राठीवास, राजावास, सिसोट, कुरावटा, पालडी पनिहारा, पाली, माजरा, सीगड़ा, झूक सहित अनेक गाँवों के अंदर इन्होंने अपना प्रकोप दिखाया है। जहां किसान टिड्डियों को भगाने के लिए व फसलों को बचाने के लिए खेतों में डटे हुए हैं और थाली बजाकर इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन व कृषि विभाग की तरफ से भी टिड्डियों से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन के जो प्रयास हैं वो सार्थक नजर नहीं आ रहे। आज सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और खेतों के अंदर जाकर जो नुकसान है उसका मुआवजा किया और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुलैना में विधायक दीपक मंगला ने लगभग 25.5 लाख रुपए की लागत बने परशुराम भवन और रास्ते का उद्घाटन किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। पलवल से भाजपा के विधायक दीपक मंगला ने गांव कुलैना में 25 लाख की लागत से बने हुए सामुदायिक भवन व रास्तों का शुभारंभ किया, जिसके चलते लगातार पलवल में भाजपा के विधायक सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आए। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि लगातार सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करते रहें, परंतु स्थानीय विधायक सरकार का इतना रौब दिखाते हुए ना तो सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही लोगों को इस विषय में जागरूक कर रहे हैं। जैसा ही वाकया गांव कुलैना में देखने को मिला है, वहीं दीपक मंगला की जनसभा में लगातार बिना मास्क के बैठे हुए लोग दिखाई दिए और खुद स्थानीय विधायक ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं सरकार के ऐसे आदेशों पर स्थानीय विधायक बिल्कुल भी कोई भी उनको फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल मार पड़ती है तो गरीब लोगों को, क्योंकि लगातार नेताजी तो अपने मस्ती में मस्त हैं और जनता भी पूरी त्रस्त है, जिसके चलते लगातार ऐसे ही मामलों में कई बार विधायक को देखा गया है और न ही इसका अभी तक उनके ऊपर कोई असर दिख रहा है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें नारनौल क्षेत्र के उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। क्या कुछ कहना है इन सभी छात्राओं का, जरा सुनिए आपने। 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे हरियाणा में नारनौंद के प्राइवेट स्कूलों का डंका बजा है। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जहां प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया, उसी तरह है नारनौंद के उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़कियों ने भी 5वां व 7वां स्थान हासिल किया है। आइए हम उन्हीं लड़कियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा? मैं मोनिका सैनी, डॉटर ऑफ रणबीर सैनी। कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया? मैंने हरियाणा में 5वां स्थान प्राप्त किया है।
तो इसका श्रेय किसको देते हैं? स्कूल की कैसे पढ़ाई हुई, कैसे आपने घर पे पढ़ाई की, उसके बारे में बताएं। मेरे ये मार्क्स मेरे हार्ड वर्किंग टीचर्स, प्रिंसिपल सर की वजह से आए हैं। मेरे टीचर्स ने इतना अच्छा से पढ़ाया कि हमने कभी भी ट्यूशन की आवश्यकता महसूस नहीं की। और बाकी हमारे स्कूल कैंपस का माहौल भी बहुत अच्छा था। हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स ने हमारी सहायता की है और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। टैगोर स्कूल की लड़कियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया है। क्या आगे +2 के अंदर तुम भी उनको पछाड़ने की कोशिश करोगे? हाँ, हम भी उन्हें पछाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और हम आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो आगे आपका क्या उद्देश्य रहेगा? किस फील्ड में जाना चाहते हो? मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ। और हमारे इलाके में आजकल लड़कों को लड़कियों के बराबर नहीं समझा जाता, इसलिए मैं IAS ऑफिसर बनकर हमारे इलाके के लोगों को यह दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हरकेश जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, नारनौल। नूह में पशुधन किसान क्रेडिट कैंप का आयोजन, लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस कैंप में ब्लॉक के तमाम गांव से लोगों ने शिरकत की है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर अब एक बार फिर पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना को शुरू किया गया है, जिससे पशुधन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी को लेकर जिस तरह से जो ब्याज सीमा तय की गई है वो 4% वार्षिक के रूप में की गई है। और इसी को लेकर तमाम जो कोशिशें हैं वो यही है कि पशुधन से जुड़े हुए किसानों को इसका फायदा मिले। और इस क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख तक की गई है। और इसी को लेकर आज पिनगुआ में कैंप भी लगाया गया और इसमें तमाम किसान भी मौजूद रहे और 2000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई, जिसमें टारगेट 35,000 का रखा गया है। कोशिश यही है कि पशुधन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको फायदा मिल सके। नूह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई दिख रही हैं। पुलिस मौजूद है, फिर भी लोग मनमानी करते दिख रहे हैं। कोरोना का खतरा लगातार जारी है। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से 2 गज की दूरी अपनाए जाने की लगातार अपील कर रहे हों, लेकिन चरखी दादरी में इस अपील का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी बानगी आज बैंकों में देखी गई, जहां पर बहुतायत में लोग जमा थे। ना तो किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर असर देखने को मिला था, ना ही वहां पर किसी तरह से सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 गज की दूरी की बजाय लोग एक दूसरे से सटे थे और ऐसे में कोरोना संक्रमण की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार बैंक प्रबंधन के द्वारा भी अपील की गई है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, स्थानीय पुलिस भी दिखाई देती है, गार्ड भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को कतई तैयार नहीं हैं। भले ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक किया गया है और उसके बाद कुछ रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन किसी भी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बीमारी लगातार और बढ़ेगी, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां बदमाश कितने बेलगाम हो गए हैं, एक वीडियो इसकी हकीकत बयां कर रहा है, देखिए। फरीदाबाद में बदमाश बेलगाम हो गए। दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई। क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया? कहां है फरीदाबाद पुलिस? दिन दहाड़े व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई, अधमरा होने के बावजूद लाठी डंडों से हमला जारी। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ना कोई पुलिस है, ना कोई बचाने वाला। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां बदमाश न सिर्फ बेलगाम हो गए हैं, बल्कि उन्हें कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ये वीडियो 4 जुलाई का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह दबंग कहर बरपा रहे हैं। पीड़ित झज्जर के गांव मुनीमपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और शव को खेतों में बनी डेयरी के गोबर के गड्ढे में दफना दिया। 46 साल की गीता रातों रात गायब हो गई और परिजन घर छोड़कर चले जाने का ढोंग करते रहे।
किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी कि गीता कहां गायब हो गई। लेकिन जब गीता के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने गीता के ससुराल पक्ष से बात की तो पता चला कि वो 26 तारीख से ही लापता है। पुलिस की गहनता से पूछताछ के बाद आरोपी बेटे ने अपना गुनाह कबूला। उधर यमुनानगर में 23 जून की रात हुई महिला के मर्डर केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महिला की हत्या करने वाले मुकेश उर्फ मोंटी नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यमुनानगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। जानकारी देते हुए एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि 23 जून की रात्रि को एक 57 वर्षीय महिला का रेलवे कॉलोनी में मर्डर हो गया था और ब्लाइंड मर्डर था और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था, जिसको यमुनानगर के डिटेक्टिव स्टाफ ने सुलझा लिया है। जानकारी उन्होंने देते हुए बताया कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है 2011 में इसने पहले भी मर्डर किया था और 2017 में इसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ये व्यक्ति महिला का पड़ोसी ही था। ये शराब के नशे में महिला के घर पहुंचा और इसने गमले से पहले तो महिला के ऊपर वार किया, फिर एक बाल्टी से उसके ऊपर वार किया। इस व्यक्ति ने महिला को घसीटकर फ्रिज में डालने की भी कोशिश की है और इसने महिला के गुप्तांग में ही एक तेल की शीशी डाल दी। और भी जो पुलिस की टीम है इसने जो कोर्ट में केस पेश किया है तो कोर्ट ने इसको 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और रिमांड के दौरान ही पता लगेगा कि और इसने किस तरह के कृत्य किए हैं। इसके अलावा एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि ये एक पुलिस की अहम कामयाबी है और जो स्पेशल डिटेक्टिव टीम है इसको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा। यमुनानगर से देवी। सोनीपत के राय में 25 मई को पवन के एक शख्स का लहूलुहान अवस्था में एथनिक इंडिया के पास मिला था। इस मामले में सोनीपत की राय थाना पुलिस और सीआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत राय थाना पुलिस ने 25 मई को पवन नाम के शख्स की हत्याकांड मामले में पर्दा उठाते हुए झारखंड के रहने वाले अभिषेक और दिल्ली के रहने वाले मनोज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मृतक पवन की पत्नी के कहने पर उसकी हत्या की थी। बता दें, अभिषेक और उसकी पत्नी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था, जिसके बाद पवन की पत्नी ने अभिषेक को कहा कि उसके पति की हत्या कर दे और वो बाद में शादी कर लेंगे। तो अभिषेक और उसके साथी मनोज ने 25 मई को रोड मार कर पहले तो पवन को मौत के घाट उतारा और बाद में उसके शव को एथनिक इंडिया के पास फेंक दिया। अब सोनीपत पुलिस अभिषेक और मनोज को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जो उसकी पवन की पत्नी है वो सोनीपत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार और अन्य जगहों पर दबिश दी जा रही है ताकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। करनाल के गांव कालरम में करंट लगने से 25 साल के एक कर्मचारी की मौत हो गई। करनाल के गांव कालरम में एक 25 वर्षीय युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया यह है कि जो युवक की मौत हुई है वह बिजली विभाग में ठेकेदार के थ्रू काम करता था और जैसे ही उसके पास कंप्लेंट आई और फॉल्ट ठीक करने के लिए वह बिजली के पोल पर चढ़ा था, अचानक पीछे से बिजली आने से करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। वहीं परिजनों की मांग है कि जिन भी अधिकारियों द्वारा बिजली छोड़ी गई है और लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक जेई और ठेकेदार के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। रोहतक के भैंसरू खुर्द गांव में कर्ज से तंग आकर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोहतक जिले के गांव भैंसरू खुर्द में एक 58 वर्षीय शख्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। मृतक का नाम चांद सिंह है। सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि उसने गांव की ही 2 महिलाओं से 13 लाख रुपए लिए थे और ब्याज के रूप में वह हर महीने अपनी किस्त देता था। लेकिन लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण वह किस्त नहीं दे पा रहा था और दोनों महिलाएं उस पर बार बार पैसा देने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने एक प्लाट भी बेचा था और उसकी बेटी की शादी भी होने वाली थी। इसी तनाव के कारण
उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक। उधर पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। दरअसल आपको बता दें कि एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। बाइक सवार ने एक बच्ची को टक्कर मार दी। घर के बाहर ये बच्चा खेल रहा था। एक ही बाइक पर ये 3 युवक सवार होकर कहीं जा रहे थे, जिसके बाद इन्होंने इस बच्चे को टक्कर मार दी और ये वही छोटा सा बच्चा है जिसको इन बाइक सवार युवकों ने टक्कर मारी। हालांकि इस बच्चे की मौत भी हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।